हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपीपीसीएस आरओ यारो 2023 के लिए टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं DIS का। अभी तक टेस्ट नंबर 2 के हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कल वीडियो शायद अपलोड किया था, पिछले दिन किया था, तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे और मैपिंग वगैरह मैं इंसर्ट किया हूँ, मैप वगैरह इंसर्ट कर दिया था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देख लीजिएगा। ठीक है, करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, 66 से करते हैं। देखें, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ सब्जेक्ट हैं और उनसे संबंधित आर्टिकल्स हैं, बताना है कौन सा सही है। देखें, पहला है प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देखिए, जल्दी से पहले रिकॉल कीजिए, इस पर तो आप लोगों ने मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी किया था, पार्ट नंबर 14A। ये भाग है, ये भाग 14A है, ये बाद में जोड़े गए थे, है ना। और इसमें सिर्फ दो ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B। 323A में क्या है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण है, और 323B में यहाँ पे मतलब प्रशासनिक अधिकरण के अलावा और जो अधिकरण होते हैं वो 323B के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक अधिकरण, ये अनुच्छेद 323A लिखा हुआ है, यहाँ पे का लिखा हुआ है, सही मैच है। समान नागरिक संहिता यानी ये UCC की बात कर रहे हैं, और UCC आर्टिकल 44 में है, ये भी सही है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में उल्लेख है, ये आर्टिकल 82 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 81 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ये 82 में इसका उल्लेख है। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात ये आर्टिकल 51 में है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर है, हो जाएगा। जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, BR एक्ट खोलिए और BR एक्ट में देखिए तो क्लियर हो जाएगा। देखें, 67 वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो। ये कहना चाह रहे हैं जब कच्चे माल पर आयात शुल्क ज़्यादा है बजाय निर्मित वस्तुओं के, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। डी ऑप्शन सही है, इन्वर्टेड लग ही रहा है ना, जबकि निर्मित वस्तुओं पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा है, कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, तो इसी को यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है किसी कंट्री में, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से होता है, तो ये डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, घरेलू कारखाने, इनको बहुत बैडली अफेक्ट करता है। और एज अ रिजल्ट फिर क्या होगा, ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं ये कंपटीशन में रहेंगी नहीं, है ना। लेकिन 68 यहाँ पे कथनों पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसी को विश्व बैंक बोला जाता है। पहली बात तो ये सही लिख रहे हैं। दूसरी बात है, इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC। DC का क्या मतलब होता है, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही सही है, B ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बैंक के कितने ऑर्गन्स हैं, ये जो वर्ल्ड बैंक की यूनिट्स हैं ये 5 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन सभी 5 को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। कौन कौन सी पढ़ते हैं जल्दी से बताइए। एक तो IBRD है खुद है, ठीक है, इसके बाद IDA है, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा ऑर्गन है IFC को बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा ऑर्गन है मीगा का मतलब होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवा जो ऑर्गन है उसे बोलते हैं ICSID, ठीक है, ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी 5 को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप या फिर वर्ल्ड बैंक यूनिट्स। ठीक है, चलिए 69 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है, बताइए। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और ये RRB जो है रीजनल रूरल बैंक है ना, RRB, इनकी स्थापना कब की गई थी, ये 1975 है। और अग्रणी बैंक योजना ये लाई गई थी 1969 में। और नाबार्ड तो आसान है, नाबार्ड तो पढ़ते रहते हो, 1982 है ना, 1982। अंतिम स्थान पर कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1955, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SBI, C ऑप्शन राइट है। अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक और जो सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सरकारी में तो SBI है, क्योंकि आप MCAP देखेंगे, MCAP यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो SBI का 5,26,000 करोड़ है। ये याद नहीं रखना है, ठीक है, मैं तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि बैंकों का जो आपने पढ़ा था ना एक क्वेश्चन
कंपनी का साइज और ये जो नेचर है उनके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो एक उसी से मिलता जुलता यहाँ पे ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एसबीआई का आप कंपेयर करें एचडीएफसी से, एसबीआई का एम कैप कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 5,26,000 करोड़। और वहीं एचडीएफसी में देखो, एचडीएफसी का डबल से भी ज़्यादा है एसबीआई से, है ना, 11,56,000 करोड़। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी, लेकिन सरकारी बैंक नहीं है। तो ध्यान रखना, एचडीएफसी से बड़ा बैंक नहीं है भारत में, लेकिन ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। सरकारी में अगर सबसे बड़ा बैंक है तो वो एसबीआई है। चले आगे, चलिए कहाँ तक हो गया था, 69। देखें 70, देखें यहाँ पे क्या पूछा है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कथन कारण, कथन में लिखा है एक है केन्स, ये केन्स है, ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम लिखा हुआ है। केन्स ने मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की तुलना में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी को अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा बेटर है मॉनेटरी पॉलिसी से। ये बताते हैं, ये कौन बता रहा है, ये केन्स बता रहा है, ठीक है, केन्स बता रहा है। ये इनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हमसे, मुझे स्पेलिंग नहीं पता इनका। पहले तो यही समझ लेते हैं दो तीन चीज़ें। राजकोषीय नीति इसको कौन बनाता है, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, ये तो सरकार बनाती है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी ये किसी भी कंट्री का रिजर्व बैंक बनाता है या सेंट्रल बैंक बनाता है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं तो आरबीआई लिख दें यहाँ पे, ठीक है। पर्पज दोनों का सेम ही रहता है, सरकार जो चाहती है वही आरबीआई भी चाहती है। सरकार चाहती है कि कर व्यवस्था हो या फिर मुद्रास्फीति हो, ये कंट्रोल रहे। वही रिजर्व बैंक भी यही चाहता है कि विकास दर और महंगाई में संतुलन बना रहे। फिर कीन्स ने ये बात क्यों बोली है कि ये जो फिजिकल पॉलिसी है ये ज़्यादा बेटर होती है मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। देखिए, एक जो बिल्कुल सिंपल फंडा है राजकोषीय नीति का, क्योंकि सरकार इसको फॉर्मुलेट करती है, सरकार बनाती है। जबकि आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई चीज़ है और दूसरी चीज़ अप्रत्यक्ष रूप से अगर है, तो एक चीज़ तो हमें यहीं से समझ में आ गई है कि जो प्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट करेगी ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। वैसे राजकोषीय पॉलिसी में रहता क्या है, हर साल बजट पेश होता है, आप लोग पढ़ते रहते होंगे, कर नीति वगैरह इसमें चर्चा की जाती है ना। टैक्सेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बदलाव होता है, कभी कभी स्टेबल भी रहता है, कभी कभी नहीं बदलाव होता है। यानी सरकारी खर्चों से संबंधित है ना, कर नीति और सरकारी खर्चों से संबंधित होती है फिजिकल पॉलिसी। जैसे सरकारी जो नौकर हैं उनको उनके स्लैब वगैरह चेंज होते रहते हैं, उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है या फिर कम देना पड़ता है, ये डिसाइड कौन करता है, ये फिजिकल पॉलिसी में डिसाइड होता है कि भैया आपकी अगर इनकम 5 लाख से प्लस है तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना है, या फिर 10 लाख से ज़्यादा है तो इतना परसेंट देना है। ये सब क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स के स्लैब्स हैं। तो ये सीधा का सीधा कंज्यूमर पर अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। जिस दिन बजट पेश होता है पहले ही अखबारों हर न्यूज़पेपर का पहला पेज क्या रहता है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, है ना, ये लिखा रहता है ना। तो ये सीधा इम्पेक्ट कर रहा है कंज्यूमर को। यानी ये जो राजकोषीय नीति है ये मंदी की जो स्थिति है इसको ठीक से थोड़ा सा टैकल कर लेती है, ट्रीटमेंट कर लेती है। कारण में वही लिखा है, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। ठीक है, ये दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन राइट है। अब आगे चलें, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी मेरे हिसाब से इसमें। देखें 71, मार्शल मैक्लूहान द्वारा वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी। ये किस पर आधारित है, ये बेसिकली है क्या, ये किस वजह से ये संकल्पना आई है, रीच की वजह से ना। रीच का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी चीज़ क्या है, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट यानी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक गांव की संकल्पना किसने दी थी, मार्शल मैक्लूहान द्वारा दी गई थी। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखा 72, भारत में घाटी की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। पुरानी टेस्ट सीरीज में सीखा है यार सब अच्छे से, क्योंकि हमारा देश कैसा है, वेलफेयर स्टेट है ना, कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याण के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना होता है, आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो विकासशील देशों की तो ये समस्या है ही, घाटी की वित्त व्यवस्था। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी मजबूरी भी हो जाती है कि जो डेवलपिंग स्कीम्स हैं, विकास योजना है, इसमें हमें फंडिंग करनी ही होती है, ठीक है, फंडिंग करनी होती है। तो इन सब चीज़ों पे अगर खर्चा होगा तो फिर ये जो वित्त व्यवस्था है ये घाटी की तो रहेगी ही। 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए गलत है, भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए गलत है, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
चलें 73 देखें, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? इसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है, फ्लोरोसेंट पाउडर साइंस का क्वेश्चन है। अब आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और साइंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, तो इसको बिल्कुल रट डालना। और जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल आसान नहीं होते हैं, जैसे इसी को देखिए, ये आसान नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन यहाँ पे पूछा है, एक केमिकल का नाम लिखा हुआ है, ये क्या है? ये टाइफाइड नासी है, ए का 2 हो जाएगा। क्रिस्टल वायलेट जो है, क्रिस्टल वायलेट का ये क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये प्रतिरोधी है। एक ऑप्शन लिखा है यहाँ पे कलाई खंज, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है इसको। कलाई खंज एक डिसीज का नाम है, ठीक है, एक रोग का नाम है, इसको लेथेरिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रही होगी। लेथेरिज्म इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, लेथेरिज्म एक प्रकार का रोग है जो खेसरी दाल से होता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो न्यूमोकोनियोसिस है, ये भी एक डिसीज का नाम है, रोग का नाम है, जो किस में होता है, जो कोयलों की खानों में काम करते हैं उनको ये रोग हो जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ABC है, डी से तो परिचित होंगे आप लोग, है ना, तो बाकी ध्यान रखना। अब ये मिला लेना, ठीक है, पॉज करके मिला लेना। देखें 75, मैटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? मैटॉक्स के बारे में बताएं। मैटॉक्स परीक्षण है क्षय रोग से संबंधित, और क्षय रोग को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए, तो ध्यान रखना, ये कौन सा टेस्ट है? मोनटॉक्स, ठीक है। देखें 76, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? और इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सीजन में ब्लड का, ये उसको हैम्पर करती है, ठीक। खासतौर से ये समस्या किस में होती है? स्मोकर्स में होती है, जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखें 77, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा गया है। हेडक्वार्टर यूरेनियम से कुछ ना कुछ तो हम लोग लगा ही देंगे, ठीक है, जादूगोड़ा लगा देंगे, क्योंकि जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम की माइनिंग के लिए, सी ऑप्शन ठीक है। और ये जो है निगम, ये जो निगम है ये PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी सरकारी है, और जो कि काम कर रही है बहुत तूफानी वाला, यूरेनियम को ये खनन करती होगी, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये निगम काम करती है। देखें 78, देखें भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 1985 से 90। चलिए एक होमवर्क बताइए जल्दी से, पहली जो 5 ईयर प्लान था, पहला जो 5 ईयर प्लान था, ये किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट करके। देखें 79, एंजाइम्स क्या होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, ठीक है। 3 तरह के फूड पढ़ते हो ना, 3 तरह के फूड कौन कौन से पढ़ते हो? एक तो प्रोटीन ही पढ़ लिए, है ना, एक प्रोटीन पढ़ लिए। दूसरा फूड पढ़ते हो कार्ब, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब बोलते हैं इसे शॉर्ट में। और तीसरा फूड है विटामिन, है ना, विटामिन। तीनों के काम बताइए फटाफट। कार्ब का काम क्या है? ये बॉडी में एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन का काम क्या है? ये अगर मसल आपकी ब्रेक है, ठीक है, तो इनको रीबिल्ड करने के काम आता है प्रोटीन, या फिर इसको बोल लो टिश्यूज़ के, नए टिश्यूज़ को निर्माण करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। जैसे जो जिम करते हैं, है ना, जो जिम करते हैं, जिम करने पे क्या होगा? फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत हाई वेट उठा रहे हैं, तो उनकी मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो जिम करने के बाद वो अक्सर क्या लेते हैं? कच्चा पनीर खाते हैं, है ना, कच्चा पनीर, क्योंकि कच्चा पनीर क्या करेगा? जो उनकी मसल टूटी हुई हैं ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, रीबिल्ड हो जाएगा। और ये जो विटामिन है इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे चलें, चलिए 80, देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? इस कार्बनिक कंपाउंड का नाम है जिबरेलिन्स, ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ते हो? ये क्या है? एक तरह से ये हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है, और इसका काम क्या है? बीज रहित जो फल हैं उनके उत्पादन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी बीज हैं उनको अंकुरित होने के लिए ये प्रमोट करता है, ये प्रेरित करता है, एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। हो जाएगा, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 81, फसल और उनकी प्रजाति से मिलाना है। कंचन किसकी प्रजाति है?
कंचन प्रजाति है आंवला की, ये सही है। बरोड़ा सरसों की प्रजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है, स्क्रीनशॉट भी लेना। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं, गलती नहीं करनी है। सपना ये मटर की प्रजाति है। ये जो सूर्य है ये भिंडी की प्रजाति नहीं होती है, ठीक है। सूर्या की प्रजाति, ये जो आम की प्रजाति सूर्या है, ठीक है। पपीता की भी प्रजाति सूर्या है और आलू की भी प्रजाति सूर्या है, भिंडी की नहीं है। यही गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 82 देखें। बताएं, यहाँ पे रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्रेब्स चक्र है। ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि ये जो क्रेब्स साहब थे, ये क्रेब्स चक्र की खोज इन्होंने की थी ना। हैंस क्रेब्स नाम से एक बंदे थे, एक इंसान थे, एक साइंटिस्ट थे। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेब्स चक्र, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये दोनों बातें सही हैं, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए देखें 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादप के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। कवक यानी फंजाई, ठीक है, फंजाई। और उच्चतर पादप यानी हायर प्लांट्स जो हैं। पहली बात तो फंजाई के बारे में सीखिए, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसी वजह से इनको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे प्लांट्स पर। तभी तो ये फंजाई जो है ये सहजीवी संबंध किसी के साथ दर्शा रहा है ना। सहजीवी का क्या मतलब है कि भैया हम कुछ आपको दे दे रहे हैं और आप हमें बदले में कुछ दे दो, यही मतलब होता है। तो फंजाई यही करता है कि सॉइल में, मिट्टी में जो मिनरल सॉल्ट होते हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, फंजाई, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सप्लाई कर देता है हायर प्लांट्स में। और ये प्लांट जो हायर प्लांट्स में सप्लाई हो रहा है मिनरल सॉल्ट का, जो एब्जॉर्ब किया गया था फंजाई के द्वारा, अब ये जो प्लांट हैं ये अपना खाना खुद बना लेंगे, ठीक है। ये तो प्लांट है, खाना खुद बनाएगा। तो खाना बनाने के बाद ये कुछ खाना इनको भी सप्लाई कर देते हैं, किनको? फंजाई को। इस तरीके से ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही फंजाई का जो रोल है अदर प्लांट्स के साथ, इसी को बोलते हैं माइकोरेजिया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए माइकोरेजिया प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता इनकी बढ़ जाती है, ये ड्रॉट प्रूफ हो जाते हैं, सूखे से इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कर लेंगे। ये मिनरल सॉल्ट समझ रहे थे ना, मिनरल सॉल्ट्स यानी मिट्टी में क्या होगा भाई, मिट्टी में NPK होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, इन्हीं सबको एब्जॉर्ब करेगा, या फिर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं सबको एब्जॉर्ब किया जाता है फंजाई के द्वारा और फिर सप्लाई किया जाता है फिर अदर प्लांट्स में। बाकी जो अदर प्लांट्स हैं वो फिर खाना आना बनाते हैं, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस फंजाई नहीं कर पाता। चलिए 84 देखें। ये क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। देखें 84 में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये बात सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये बात भी सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, ये बात भी सही है ना, सभी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी की फिनोमेना समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको जस्ट फैक्ट की तरह याद रखें। देखें 90 कितना, 90 कहाँ पे, अभी 85 करना है। 85 देखें। पदार्थ हैं कुछ उपयोग हैं, बताइए किसका क्या यूज है। ये बेनाड्रिल के बारे में लिखा है, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक होता है। टैक्सोल जो होता है ये कैंसर रोधी दवा है, इम्पोर्टेंट है। और नाइट्रो सेलुलोज ये जो है ये तो एक्सप्लोसिव है ना, एक्सप्लोसिव होता है यानी विस्फोटक है, ये कोई रबर नहीं है, सिंथेटिक रबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया था यहाँ पे ध्यान रखना, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता, सिंपल इतना नहीं पूछ ले टैक्सोल क्या है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना कि एग्जैक्ट यही छाप देगा क्वेश्चन, कमीशन। 86 है। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? देखें ये जो प्रति स्कंदक पदार्थ हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो खून है, हम लोगों का ब्लड है, इसको जमने नहीं देते, ठीक है, जमने नहीं देते हैं। ये ब्लड को ब्लड के फॉर्म में बना के रखते हैं, यानी लिक्विड स्टेज में बना के रखते हैं, ये प्रतिस्कंदक है। और ये काम कौन करता है? हेपेरिन करता है, ठीक है, हेपेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 87। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? एब्जॉर्बेशन जो है किस कलर का सबसे ज़्यादा होता है ये पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? BR पढ़ते हैं ना, BR, ब्लू और रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, इनका एब्जॉर्बेशन सबसे ज़्यादा होता है। देखें 88। यहाँ पे एक नाम लिखा है, एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है, स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोग आलू में एक रोग पढ़ते हैं ना,
बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ठीक है, बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं आलू का शिथिल पड़ जाना, ठीक है, आलू का जो शिथिल रोग है, शिथिल रोग इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है भाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देखें 89, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताएं। पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट, तो ये तो आसान है, पहले गंगा हो जाएगी, ठीक है, फिर गोमती हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। मैप लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैप लगा दे रहा हूँ तो उसमें देख लेना। वैसे इसको मैप देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, गंगा गोमती घाघरा गंडक। चलिए 90 देखें, इटावा घराना प्रसिद्ध है, गौरीपुर जिसे बोलते हैं, गौरीपुर घराना प्रसिद्ध किसके लिए है? यह है सरोद वादन के लिए, सरोद वादन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखें 91 देखें, 2011 सेंसस पूछा है, ठीक है, सेंसस का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान किसका है? सेकंड पोजीशन पूछा है पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो उससे पहले तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाता है ललितपुर, है ना, ललितपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ये है गाजियाबाद, और दूसरा स्थान होता है बनारस का, ठीक है, वाराणसी का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज कितना है। देखिए 92 सेंसस का अगेन क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से पूछा है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लेकिन रूरल का पूछा है। खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं? देखो अब जो हम लोग नॉर्मल फैक्ट पढ़ते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, शिशु लिंगानुपात पढ़ते हैं, और दो फैक्ट और यहाँ पे बन जाते हैं, रूरल का अलग बन जाता है, अर्बन का अलग बन जाता है। तो यहाँ पे दो फैक्ट जान लीजिए, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात ग्रामीण में किसका है, तो उत्तर हो जाता है बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात किस जिले का है, तो ये हो जाता है जीबी नगर, ठीक है, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे शीर्ष पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा बलरामपुर। अगर यहाँ पे सबसे कम पूछा जाता तो उत्तर गौतम बुद्ध नगर हो जाता, ठीक है। देखिए 93 कथन कारण का क्वेश्चन है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। ये तो सही है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आसान सा प्रश्न था, यहाँ पे दोनों सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना इस प्रश्न में? इसमें तो नहीं होना चाहिए। देखो 94 देखो, कीट भक्षी पौधों के बारे में बताएं। ऐसे भी पौधे हैं जो कीट को खाते हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह पे लगे रहते हैं जहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स की या फिर पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं हो पाती है, खासतौर से नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो फिर ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे फिर इनका यूज करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटों से फिर ये नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में सप्लाई कराते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक तो हम लोग घटपर्णी पढ़ते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे 3-4 वो लगा दूंगा पौधों के जो कीट भक्षी होते हैं, तो आप इमेज देख लेना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यही है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते होगे। कुछ के मैं नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ड्रोसेरा लिख देगा, पूछ लेगा क्या है, चार ऑप्शन मजे से बना देगा, तो पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। कीट भक्षी पौधा है, जैसे नेफेंथीस के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत कॉमन है ना। ये ड्रोसोफाइलम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रोसेरा भी पूछा गया है, और सारासीनिया, ये बहुत कॉमन है, मतलब जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ऐसे तो तमाम कीट भक्षी पौधे हैं, बट सबको नहीं जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हम लोग समझ ले रहे हैं। कुछ के यहाँ पे नाम है तो इनको ध्यान रखना। देखें पहला यहाँ पे है, सही बताना, इनमें हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं, बताएं ये सही है कि गलत है। कुछ तो देखे, कुछ इमेज तो देखी होंगी ना इसमें से। बिल्कुल हरी पत्तियाँ बिल्कुल होती हैं, ठीक है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सीख लिया आपने। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। मेन पर्पज बस ये कीट भक्षी होने का कारण क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की सप्लाई, नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो नाइट्रोजन की सप्लाई होती है इन कीटों के द्वारा। ये ट्रैप कर लेते हैं ना कीड़ों को, देख ही रहे होंगे ना आप, ट्रैप कर लेते हैं, वो उसमें फंस जाता है। और सब अलग अलग तरीके से ट्रैप करते हैं। किसी के पास मतलब एक किसी प्लांट के पास एक घड़े टाइप का, जैसे पिचर प्लांट बोलते हैं, उसमें लिक्विड रहता है, बहुत विस्कस लिक्विड रहता है, तो वो उसी में फिसल के गिर जाता है कीट, है ना, उसमें चूहे तक गिर जाते हैं, तो वो उसमें मर जाता है, फिर उसी से फिर सप्लाई होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे दो पत्तियों की तरह होते हैं, ठीक है, दो पत्तियों की तरह, और ये पत्तियाँ खुली रहती हैं, उन दो पत्तियों के बीच में कोई अगर जाता है तो वो दोनों पत्तियाँ आपस में बंद हो जाती हैं, ठीक है, फ्लैप टाइप का होता है, फ्लिप टाइप का होता है। चलिए 94 का यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। देखें नेक्स्ट कीजिए,
95 में है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम बना तो काम ही नहीं चलेगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पे पोटेशियम के बारे में बताया गया है। पोटेशियम ये जो बाष्पोत्सर्जन है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है। ये प्लांट्स की बहुत यूनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है। देखिए 96 उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसे नेडा बोला जा रहा है, ठीक है, नेडा, इसका गठन कब किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, 1983। ये जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन लगते हैं तो इनको थोड़ा सा याद करके आगे बढ़ा करो वीडियो में, ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे, और इसी में अगर तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा, और अगर याद रह गया तो फिर लीड कर जाओगे, अच्छे से लीड कर जाओगे। तो इनको तो थोड़ा सा ज़्यादा गौर किया कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट वाले तो तब भी कर लोगे। 97 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे निवास करती है, ये क्वेश्चन पूछा है जीबी नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। देखिए 98, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, IIBR, ठीक है, IIPR, मैं सबको लिख दे रहा हूँ, IISR, IIHR। बी का मतलब क्या है यहाँ पे ये वेजिटेबल है, बी का मतलब, पी का मतलब पल्स है, दाल है, तो अब याद आ जा रहा होगा, है ना। एस का मतलब यहाँ पे शुगर केन है, और एच का मतलब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है। तो वेजिटेबल वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पढ़ते हो? रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाराणसी में पढ़ते हो, सही मैच है। पल्स वाला कहाँ पढ़ते हो? ये कानपुर में पढ़ते हो, ये भी सही है, मतलब दूसरा सही मैच है, पहला भी सही मैच था। ये जो शुगर केन है ये लखनऊ में पढ़ते हो, ये भी सही मैच है। और हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे पढ़ते हो? ये बेंगलुरु में पढ़ते हो। चारों लाइन से मैच है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर वाले को 3 तो याद रह जाएंगे, वो याद होगा भी। देखिए 99 उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 तारीख को होता है। कौन सी 24 जनवरी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी ना। चलिए, प्रथम बार पूछा है कब मनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2018 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस, हो जाएगा। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता था, हाँ यूपी जरूर बोलते थे, क्योंकि यूपी, देखो यूपी का जो पुराना नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस था, तो शॉर्ट में तो यूपी ही आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस था उत्तर प्रदेश का नाम। देखिए 99 हो गया ना, 100। देखिए उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताइए, कितनी बार बढ़ाएं आप लोगों को? 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यही है। और जिसमें से यूपी का है 2.40 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये लाख है, सॉरी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, 2.40 बटे में 33 करना, गुणा 100 कर देना, गुणा भाग कर लोगे तो उत्तर मिल जाएगा। वैसे याद ही होना चाहिए फैक्ट, 7.33 आ जाएगा, ठीक है। देखें 101, देखें उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी, ये बात ठीक है। ये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जो होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम यानी स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन की स्थापना मार्च 1974। ये ईयर तो याद रखना ही है, ठीक है, ये मार्च आर्ट्स की जरूरत नहीं है, ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो ध्यान रखना है। ये तो देखो कई बार पूछा गया है, राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर भी पूछता है, हेडक्वार्टर दोनों का लखनऊ में, ठीक है, दोनों का लखनऊ में, तो ये ध्यान रखना, और दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। बट यहाँ पे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। 102 देखें, मेला है, कुछ उत्सव है और उनका स्थान यहाँ से मैच कराना है, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। देखें रामायण मेला, बटेश्वर मेला, कालिंजर मेला और सोरो मेला, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है। बटेश्वर मेला अक्सर पूछा जाता है, आगरा में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। कालिंजर मेला, कालिंजर का तो दुर्ग भी है, ये किला है ना, बांदा में। सोरो मेला ये कासगंज में होता है, और रामायण मेला ये चित्रकूट में होता है। चारों सही मैच है, 1 2 3 4 हो जाएगा, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये ऑप्शन। चलिए 103 देखें, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? टोटल महाजनपद कितने थे? 16 थे। इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद ऐसे थे जो प्रेजेंट में जो उत्तर प्रदेश होल्ड किया है जमीन को, उतने में ही बिलोंग करते थे,
जिसमें से एक जनपद हुआ करता था सूरसेन। ठीक है, सूरसेन का विस्तार मथुरा के आसपास था। कैपिटल हुआ करती थी मथुरा, सूरसेन की कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 104, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। देखिए माता टीला डैम जो है ये बेतवा पर स्थित है और इसकी लोकेशन है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। दूसरा डैम है यहाँ पे राजघाट, ये भी बेतवा रिवर पर है और ये भी इसकी लोकेशन है ललितपुर में। ललितपुर को सिटी ऑफ डैम भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ललितपुर को सिटी ऑफ डैम भी बोला जाता है, हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी बेतवा रिवर पर है, बेतवा रिवर पर है और इसकी लोकेशन भी ललितपुर में है। तो आपने अभी 3 यहाँ पे डैम देख लिए ललितपुर के। बाढ़ सागर ये सोन रिवर पर है। ठीक है, ये सोन रिवर पर स्थित है और ये जॉइंट वेंचर में काम करता है। जॉइंट वेंचर किस किस का है? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और झारखंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है बेतवा नदी पर, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 105 देखें। 105 में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन से पहले 2-3 बातें सीखी। पंचायतों की बात हुई है, नगरीय निकायों की बात हुई है, यानी ये 73 की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1992 में ये हुए थे दोनों एक्ट, मतलब पारित किए गए थे और 1993 से ये लागू हुए थे। इतना आप जानते हैं। पार्ट की अगर बात करें तो ये पार्ट नंबर 9A है। पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन से और 74वें संविधान संशोधन से, सॉरी ये पार्ट 9 है और 74वें संविधान संशोधन से पार्ट 9A जोड़ा गया था। पार्ट 9 में क्या है? यही पंचायतें हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और पार्ट 9A में इसमें नगरीय निकाय है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 243, ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। बहुत सारे इसमें आर्टिकल है, 243 A B C D ऐसे करके हैं। ठीक है, उसी में एक आर्टिकल 243, ये बताइएगा कौन सा है सब क्लॉज जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है स्टेट्स के लिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है इनकी स्थापना आर्टिकल्स के थ्रू होती है, संविधान में व्यवस्था है। तो ये आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है 243D इसमें। ठीक है, महिलाओं को जो रिजर्वेशन होता है, महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलता है 33% का, वो इसी में है 243D में। और एक बात और ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन जो आप आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं, ये संघ का इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराता है। ये संघ स्तर पर कराता है इलेक्शन और स्टेट्स के कराता है, यानी लोकसभा के इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है और विधान परिषद के इलेक्शन कराता है, विधानसभा के ये इलेक्शन कराता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो है इनका इन इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। क्लियर है? राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ किस लिए बने हैं? पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए। इतना क्लियर है? देखिए तो आपने अभी तो ये देख लिया 1993 से लागू हो गया था। स्थापना की गई थी इस कमीशन की 1994 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1994 में। देखो यहाँ पे गलती होने के पूरे चांस है, आप 1993 लगा सकते हैं। ये फैक्ट अगर याद आए आपको कि 1993 से लागू हुआ था, तो हो सकता है 1993 को टिक करके आगे बढ़ जाएं आप। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, 1 साल बाद कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए 106 देखें। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, उनका स्थान है, जल्दी से मैच कराइए। दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है। ठीक है, गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है और ये ललितपुर में स्थित है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन में अगर बताऊं तो ये देवगढ़ एक स्थान है ललितपुर में, देवगढ़ में ये आपको दशावतार मंदिर मिलता है। तो ये सही मैच है। गोविंद देव मंदिर ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर ये कौशाम्बी में स्थित है, ये भी सही है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, मिर्ज़ापुर के बगल में एक सिटी और एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में स्थित है। गलत यहाँ पे पूछा था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखें 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? बताइए। फोक ये डांस है कि सॉन्ग है? ये सॉन्ग है, फोक सॉन्ग। बताइए कौन सा नहीं है, वो भी प्रसिद्ध वाला बताना है। देखिए तो यहाँ पे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान है। कजरी ये लोकगीत है। ठीक है, सॉन्ग है। मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर का ये, मिर्ज़ापुर इसका क्षेत्र है। रसिया ये है, रसिया बताइए कहाँ का है? रसिया ब्रजभूमि का है, ये ब्रजभूमि का लोकगीत है। आला बहुत फेमस है बुंदेलखंड का, पढ़ते रहते होगे इसके बारे में, है ना? बुंदेलखंड का ये फेमस लोकगीत है। जबकि ये कार्तिक गीत है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने गीत लिखा है तो ऐसे लग रहा है ये लोकगीत है, बट ऐसा नहीं है। कार्तिक गीत जो है ये फोक
सॉन्ग नहीं है, ये फोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य है। तो ये कितना खतरनाक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। प्रसिद्ध तो छोड़िए, यहाँ पे कार्तिक जो है ये सॉन्ग है ही नहीं, ये डांस है। चलिए 108 देखें। कथन कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात तो सही है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है ना, आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। कारण में लिखा है इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कथन और कारण दोनों हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब जल्दी से बताइए, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा काम करेंगे ना, थोड़ा काम करके बताइएगा कमेंट करके। इंडिया में कितनी वेटलैंड्स हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी वेटलैंड्स हैं प्रेजेंट में, आज की स्थिति में बताना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वीडियो देखते देखते और कमेंट करते हैं। देखें 109 नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है। ये न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब जो है, इसका मतलब क्या है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन से ही मतलब है ना। तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जियो का मतलब 32 यहाँ पे उन्होंने लिखा है, SH यानी सी का मतलब यहाँ पे 49 बताया है। तो बताइए सम का कोड क्या होगा। देखिए इन सब क्वेश्चंस को क्या करना होता है, ABCD पीछे वाले पेज पे लिख लिया कीजिए या फिर साइड में लिख लिया कीजिए और देख लीजिए कौन किस नंबर पर बैठा हुआ है। अब जी को देखेंगे तो जी का स्थान है 7वें नंबर पर और ओ का स्थान है, काउंट कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ये जो टी लिख देना पहले तो और जल्दी काउंट हो जाता है। ओ का स्थान है 15वां, ठीक। और अगर हम 15 और 7 जोड़ते हैं, 15 और 7 जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, ये 22 आता है। तो 22 से काम नहीं चल रहा, हमें 32 चाहिए। तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया है, जी का अपोजिट यहाँ पे लेटर का यहाँ पे देखा है कि कितने नंबर पे ये आ रहा है। तो जी का जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, आप पीछे से गिन लीजिए। तो ये आगे से अगर 7 है तो इसका अपोजिट पीछे से 7 होगा। और पीछे से 7वां लेटर कौन सा है, पीछे से 7वां लेटर यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए पीछे से 7वां लेटर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टी की स्थिति आ रही, ठीक है। अब टी को काउंट कर लो कितने नंबर पे है शुरुआत से। तो आप काउंट करेंगे तो ये 20 नंबर पे है। तो हमने यहाँ पे जी का मतलब 20 लिख दिया, ठीक है, जी का मतलब 20 लिख दिया। और ओ की स्थिति यहाँ पे 15 है तो इसका भी उल्टा निकाल लीजिए। ओ अगर आगे से 15 है तो पीछे से कितना है, काउंट कीजिए। मैं गोला बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15वां नंबर एल है, 15वां नंबर एल है। अब आगे से काउंट कीजिए, आगे से एल कितने स्थान पर है। तो 7 तक तो जी हो गया था, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। यानी एल कितने पे है, 12 पे है। यानी एल जो है वो ओ की अपोजिट स्थिति है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो 20 और 12 ये यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो 32 आ जाता है। ऐसे इन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया। इसी तरह सी का बनाया, ठीक है, इसी तरह सी का बनाया। तो सम का बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस ABCD आप देखेंगे तो ये कितने नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है। ओ को अभी देखा आपने, ये 15 नंबर पे आ रहा। एम आता है, ये शुरुआत से है, ठीक है, अभी अपोजिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये 13वें स्थान पर है और ये का स्थान है 5वां। अब इसका अपोजिट लिख दीजिए। 19 का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 27 को लेके कर लिया कीजिए तो और आसान हो जाएगा, आपको ये गिनना फिरना नहीं पड़ेगा। 27 में से घटा दीजिए तो सब उल्टा आ जाता है। 15 का अपोजिट क्या होगा, 27 से 15 घटा दीजिए, 27 से 15 घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 13 घटा दीजिए तो ये 14 आ जाएगा और 5 घटा दीजिए तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर बन रहा है, इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया ना। चलिए 112 देखिए। ये 112 जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो जो जो लिख रहा है, जैसा जैसा लिख रहा है वैसा चलते जाइए। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, एक पॉइंट है, मैंने उत्तर की तरफ चला दिया 12 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी पहले उत्तर गया और वो फिर से वापस लौट आया। दक्षिण की स्थिति क्या होगी, वापस ही लौटना तो हुआ। तो 6 हमने वापस ले लिया, ठीक है, 6 हमने वापस ले लिया, यानी ये 6 हो गई, यहाँ तक ये 6 हो गई। और अभी स्थिति कहाँ पे है राजेश की, ये वाला पॉइंट जो मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर ये कर रहा है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है, पूरब की ओर चल दिए, ये पॉइंट है ना अभी। तो हमने यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल लिया, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल लिया। अब बताना है कि भाई अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब इस फिगर को दोबारा बना लीजिए, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था, ये 12 किलोमीटर पहले चला, ठीक है, 12 किलोमीटर चला। फिर ये 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो मैंने ये 6 किलोमीटर वापस ले लिया। इसी पे मैं ओवर लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये 6 किलोमीटर वापस आ गया और फिर वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला,
यही था स्थिति। तो ये जो पॉइंट है ये प्रारंभिक स्थिति है, ये जो पॉइंट है ये अंतिम स्थिति है। तो ये प्रारंभिक स्थिति की कौन सी दिशा हुई? अब यहाँ से डायरेक्शन बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको ए पॉइंट लिख दूँ, इसको बी पॉइंट लिख दूँ। तो बी पॉइंट ए की किस स्थिति में है? बी पॉइंट ए से नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है ना। तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो हमें डायरेक्शन से ही पता चल गया, हमें 7, 5, 8, 10 इससे मतलब ही नहीं है। ये भी एक ही ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, तो हम इसी को टिक लगा देंगे। ठीक है, बाकी पाइथागोरस लगा लेना तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं 12 किलोमीटर बोल रहा था, सॉरी माफ करना, ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये 10 किलोमीटर है। पाइथागोरस लगा लेना तो आ जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 में ये 6 घटा दीजिए तो 4 बचेगा। ठीक है, और एक डिस्टेंस 3 है, तो वही करना, 4 स्क्वायर करना, फिर 3 स्क्वायर करना। 4 चौको 16, 3 तिरका 9, यानी √25 बाहर आएगा। 25 अंडर रूट से तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर में डिस्टेंस दिख गई। 113 देखें, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यहाँ पे लिखा है मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी ये तो अपनी वाइफ की बात कर रहा है ना, वाइफ की बात कर रहा है। और ये जो वाइफ है इस महिला की माँ है, यानी वो बच्ची है। ठीक है, और ये पुरुष है, ये उसका पापा है। यही हुआ ना, ये डॉटर और फादर वाला सीन है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुरुष का संबंध बताना था महिला से, और अगर इस प्रश्न में लिखा होता कि उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तब यहाँ पे उत्तर बदल जाता, तब ऑप्शन में आपको पुत्री दिख जाता। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया है, गलती हो जाती इसमें। देखें 114 देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम ये अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? अर्धांश बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ABCD आदि लिख लीजिए। टोटल लेटर कितने होते हैं ABCD में? 26 होते हैं। तो पहले 13 लिख लो, लेकिन 13 जो शुरुआत वाले हैं वो उल्टे लिखने हैं, तो पहले हम लोग सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, ये 13 लेटर हो गए। अब इनको उल्टा लिख लीजिए, मैंने उल्टा लिख दिया, दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। AM हो गया LKJIHGFEDCBA, यही हुआ। अब बाकी जो 13 लेटर रिमेनिंग है वो तो हमें सीधा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? M के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया। अब हमें बस इसमें देखना है, ये हमारी सीरीज बनी है और इसी में हमें उत्तर निकालना है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा, आपके बाएं से 18वें अक्षर, अब 18वें अक्षर गिन लो। ठीक है, तो ये लाइन तो पूरी 13 तक है, यानी ए की स्थिति क्या है यहाँ पे? अभी 13वीं है। N 14 हो गया, ये 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। 18वें नंबर पर कौन है? R है। ठीक है, चलिए 18वां अक्षर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बोला है 18वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर। अब R से बाईं ओर 6 पीछे चल दो। ठीक है, तो 1 स्थान चले पीछे, 2 स्थान चले, 3 स्थान चले, 4 स्थान चले, 5 स्थान चले और 6 स्थान चले। यही पूछा था ना बाएं, तो अब बाईं ओर छठवां स्थान कौन सा है? B है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए 115 देखिए जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 115 जिसमें पूछा गया है, इसमें 3-3 के पेयर बना लीजिए या फिर 4-4 के पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, 4-4 के पेयर आपको सेम दिख जाएंगे। ठीक है, 4-4 के पेयर आपको सेम दिख जाएंगे, या फिर 3-3 के पेयर आपको सेम दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ हद तक दिख रहा, ACA दिख रहा। ठीक है, ACA, फिर ACA दिखा, और यहाँ पे भी ACA दिखा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ये जो ऑप्शंस लिखे हैं इन्हीं को एक एक करके बैठाते जाइए। ठीक है, तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे जो उत्तर है वो B ऑप्शन है, मैं इसी को फिट करके देखता हूँ। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है? C लिखा है, A लिखा है, C लिखा है और फिर B लिखा है। अब मैंने यहाँ पे C लिख दिया क्वेश्चन में, फिर यहाँ पे A लिख दिया, फिर C लिख दिया और फिर B लिख दिया। अब देखिए आपको कोई सीरीज दिख रही है, ABAC। ठीक है, फिर BACA। अब इन दोनों को देख लो, ये रिपीट अगर हो रहे होंगे तब तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो पेयर हमारा क्या बना? ABAC और BACA। अब यहाँ पे अगला पेयर भी यही बनना चाहिए, ABAC। ठीक है, मैच कर गया। और दूसरा पेयर है BACA, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन होने लगेंगे सेम पेयर के, ABAC। ठीक है, और BACA, यानी सही है। यहाँ पे पेयर क्या क्या बन रहे थे? ABAC और BACA, इन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है, यानी हमारा उत्तर सही है। क्लियर है? चलिए 116 देखें, 2 3 4 9 16 54 96, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, बताइए कौन सा यहाँ पे क्या आएगा। देखें इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पकड़ लेंगे। 2 से 4 हुआ, 4 से 16 हुआ और 16 से 96 हुआ।
ये हमें कुछ कुछ हिंट कर रहा है कि यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, फिर यहाँ पे 4 से इन्होंने गुणा किया, है ना, और फिर 16 में इन्होंने 6 से गुणा किया, तो ये 96 आ गया। एक सीरीज़ तो ये बन गई। अब यहाँ पे दूसरी सीरीज़ देख लीजिए, 3 से 9 बनाया, 3 से 9 बनाया कैसे, इंटू 3 किया, फिर 9 से 54 बनाया, इंटू 6 किया, ठीक है। अब 54 के बाद जो लेटर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा, फिर 6 से होगा, अब 9 से कर दीजिए, है ना, 9 से ही होगा ना, तो यहाँ पे 54 से गुणा कीजिए सीधा 9 में, तो कितना आ जाएगा। जल्दी निकालने के लिए उत्तर क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर 10 से ही गुणा हो जाता तब 540 बनता, तो ये तो ओवर है 540 से। अगर 10 से गुणा होता तो 540 हो जाता, 54 और घटा दीजिए तो कितना बचा, 486 बचा, ठीक है। या फिर सिंपल गुणा ही कर लीजिए, क्या इतना सब करना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यानी जो चिड़ियों के डॉक्टर हैं या फिर पक्षियों से संबंधित समस्या हैं उन्हीं को बोलते हैं ना, वही होता है इंसान, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एंथ्रो मतलब क्या होता है, ये तो मानव होता है ना, मानव विज्ञान से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 118 देखें, ये आपका होमवर्क है, कर लेना है, वही ABCD लिखना है और देखना है बस कि आई से M जो है वो कितने लेटर बाद बन रहा है, फिर J से M कितने बाद बन रहा है, फिर J से P कितने लेटर बाद बनना है, ठीक है। वही यही लॉजिक यहाँ पे 2 पेयर में लगा देना, ABCD जो भी रहेगा। चलिए 119 देखें, ध्यान से देखिए तो लॉजिक पता चल जाएगा। 13 से 26 बनाया, 2 से गुणा किया, 18 से 36 बनाया, 2 से गुणा किया, ठीक है, मतलब एक लॉजिक तो फिट हो रहा है। तो 18 से 90 और बना लो तो काम हो जाएगा। 18 से 36 बनाया तो 2 से गुणा किया, और 18 से 90 बनाया तो 5 से गुणा किया। तो अब ये जो लॉजिक लगेगा आगे वो यही लगेगा फिर, इंटू 2 और इंटू 5 वाला। तो 13 से 26 बनाए इंटू 2, और 13 में 65 कैसे बनाएंगे, 13 से 65 कैसे बनाएंगे, इंटू 5, मतलब लॉजिक सही है। यहाँ पे देखिए 15 में गुणा कीजिए तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। और 15 से 75 कैसे बना, इंटू 5 से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे 120 देखें, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं। पहले सिंगल सिंगल को काउंट कर लेते हैं, सिंगल सिंगल को किया ही जाता है पहले। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए सिंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंगल लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग कलर से करते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ABCDE, ठीक है, FGHIJ। पहला ट्रायंगल बनाया, देखिए पहला ट्रायंगल बनाया ADJ, पहला ट्रायंगल बना ADJ। दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं BC और I, ठीक है, BC और I, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल है BCI, यहाँ पे BCI लिख दिया। तीसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, देखिए A को पेन दिखाई दे रहा ना, AE और H, AE और H, ये भी लिख दिया AEH। और एक ट्रायंगल आप C को मिलाइए, D को मिलाइए और G को मिलाइए, तब भी बन रहा है CD और G। तो इसी तरीके से आप देखना तो आपको एक ट्रायंगल और मिल जाएगा। तो ये 3 खंड लेके 5 बन जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 10। वैसे भी पता होना चाहिए स्टार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टार ही है ना, ये स्टार में 10 ट्रायंगल होते हैं, ये तो याद होना चाहिए। ये उसी तरीके से है, अगर वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है ना, तो एरिया कितना आता है, एरिया 154 आता है, ये याद होना चाहिए, मतलब टाइम बच जाता है, बाकी और कोई बात नहीं है। πr² करोगे ना तो 154 आ जाएगा। तो r जो रहती है वो 7 रहती है, फिर 14 रहती है, फिर 21 के टर्म्स में आती है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 7 से वो 7 कटना होता है, या फिर 21 कटना होता है, या फिर 14 कटना होता है। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है, काउंट करना, 10 आ जाएगा उत्तर। चलिए 121 देखिए, फरवरी 2023 में 10 तिलक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया। ये 10 तिलक होता है उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ। 122 है, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो एशिया 2023 बताएं कहाँ पे हुआ था। ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, हो जाएगा। चलिए देखें 123, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उत्तर है ग्रेवियर, ठीक है, ग्रेवियर। 124, चूँकि करंट अफेयर सारे फरवरी मंथ के हैं तो आपको ये फरवरी के दिखेंगे। 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई UTM, ये बड़ा न्यूज में था, है ना, स्काई UTM का अनावरण किया गया है। स्काई UTM क्या है, स्काई UTM ये ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है।
और वैसे भी ड्रोन्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। डिफेंस फोर्सेस को ड्रोन की ज़रूरत है और सप्लाई हो भी रही है ना। और उसके लिए कंपनी काम भी करती हैं, जैसे एक कंपनी जेनटेक है ना, जेनटेक हुई या फिर द्रोणाचार्य हुई, ये सब ड्रोन्स के लिए काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए। देखें 125 फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। इन सब क्वेश्चन में देखो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये फैक्ट हम लोग अलग अलग पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये करंट अफेयर्स है कब का, फरवरी 2023 की स्थिति में आपको बताना है। और उस समय पे सबसे बड़ी फ्लोटिंग ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट था, ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ। ठीक है, चंडीगढ़ में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कुछ और अपडेट हो, लेटेस्ट अपडेट हो, तो कमेंट करके बताइएगा। यहीं पर नहीं रुक जाना है, चंडीगढ़ पर। 126 देखें, एमफेक्स 2023 ये क्या है। ये भी न्यूज़ में अच्छा खासा रहा था, है ना। PCS 2023 हम लोग दिए थे तो पढ़े थे इन सब चीज़ों को। ये जल थल नभ एक्सरसाइज होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों कंबाइंड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 127 फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों को के प्रति जागरूकता फैलाने के पर्पज से आयुष्मान खुराना को। ठीक है, चलिए 128 देखें, उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा भी था शायद PCS ने ना। 128 का क्या हो जाएगा, गोरखपुर गांव हरियाणा का। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का पहला ये जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है। चलें 119 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताइए। ये तो यही था, तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, राहत सामग्री भेजना। ठीक है, और काफ़ी लोग मर गए थे, 50-60 हज़ार लोग मर गए थे न्यूज में जो बताया गया। 123 है, किस संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई। बताएं, ग्रीन इंडिया चल रहा है, ग्रीन वर्ल्ड की बात हो रही है, और ये मंजूरी प्रदान करने वाली संस्था है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, EU। देखें 131, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नील मोहन करेक्ट आंसर है। ये नए CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं ना CEO को। 132 2023 में जारी टॉम ये क्या है, ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्थान पर है लंदन, ट्रैफिक के मामले में बहुत स्लो सिटी है ना, यानी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अच्छा खासा समय ले जाएंगे। 133 है, फरवरी 2023 में रियाना बरनाबी ये एक महिला का नाम है, को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मार्क कीजिए इसको। ठीक है, रियाना बरनाबी ये प्रथम अरब महिला है। भाई किस अरब देश की निवासी हैं बताएं। ये सऊदी अरब की लेडी है। ठीक है, चलिए 134, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित MK3 LAH यानी ये जो लाइट हेलीकॉप्टर है, ये किसको सौंपा गया, किसने खरीदा है। ये मॉरिशस को दिया। देखें 136 कहाँ पे, अच्छा 135, वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बताएं कहाँ पे हुआ। आयोजन हुआ दुबई में। ठीक है, दुबई में आयोजन किया गया था। 136 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, देखो जो इन्होंने करंट अफेयर्स में दिए हैं। ये शुरुआत किया गया जल जन अभियान का राजस्थान से। ये गांव, ये जिला भी लिख लीजिए, सिरोही जिला। ठीक, 137 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये खोज की कहाँ पे की गई है, जम्मू कश्मीर। ये शायद PCS 2023 में पूछा गया था ना, प्री में। चलिए 138 किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए। तो पुरानी करंट अफेयर्स हो गए है ना, लेकिन है इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका से। ये जो 12 बाद में आई, ये साउथ अफ्रीका से थे। पहले जो 8 आए थे ना, वो नामीबिया से आए थे। तो टोटल संख्या 20 हो गई थी। 20 के बाद अगर कुछ अपडेट हो तो हमें जानकारी नहीं, आप लोग बताइएगा। कुछ शायद मर भी गए, अडॉप्ट नहीं कर पाए यहाँ के क्लाइमेट को। देखें 139 फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताएं कौन सा सही गलत है। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया।
ठीक है, इसी के चलते न्यूज में था ही, पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया। झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। मैं इमेज लगा दूंगा तो इमेज में आपको दिख जाएगा काली गर्दन वाली क्रेन। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पर्पज क्या है इस स्कीम का? ये स्कीम है स्कैवेंजर्स के लिए, ठीक है, स्कैवेंजर्स यानी ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत, नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है और मार्क करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पीसीएस में पूछेगा, वो मैचिंग में पूछेगा ना, चार्ट दे देगा, स्कीम्स दे देगा, पर्पज लिख देगा, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। अगर अलग से नहीं पूछा तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता है ना प्रश्न। तो ये अपना टेस्ट नंबर 2 हो गया जीएस का। समय काफी लग गया है ना। अब जैसे करंट अफेयर्स में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इनको तो बस पढ़ना है और रिकॉल करना है और इमेज वगैरह लगा दूंगा तो उसको देखना है। बाकी जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कशन में समय लग जाता है और ऊपर से टाइम की किल्लत रहती है, तो थोड़ा सा स्लो रहता है। क्या किया जाए, अब मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फिर टेस्ट नंबर 3 में मिलेंगे, देखते हैं हिंदी का टेस्ट है वो या फिर जीएस का टेस्ट है, जो भी रहेगा करेंगे उसको। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। थैंक यू।